ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 19, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। लेकिन क्या उप निर्देशक की ज़रूरत थी? अभी न इस नियम को बहुत रुपया मिला है, न बहुत काम ही बढ़ा है। अभी केवल एक काम हुआ है, केवल चीनी व्यवसाय को रुपया मिला है, जो बिल्कुल उन्नतिशील व्यवसाय है। उसमें उन्नति के लिए रुपए की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे व्यवसाय की मदद होनी चाहिए थी जो कि पिछड़ी हालत में हैं। इन शब्दों के साथ अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार मेरी बातों पर कुछ विचार करेगी। पैरा। अध्यक्ष जी, यहाँ प्रतिदिन भाषण तैयार किए जाते हैं, वे यहाँ पर पेश होते हैं, उन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पेश होते हैं और पास होते हैं, लेकिन देश की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस काम नहीं करते। जब तक हम अपने हालात के अनुसार काम शुरू नहीं करते, तब तक हमारा किसी प्रकार से सुधार नहीं हो सकता। इन कामों के लिए सर्वेक्षण करना चाहिए, लेकिन इसका लक्ष्य हमारे सामने नहीं। अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसके लिए यहाँ पर बार बार कह चुके हैं, तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे प्रदेश ने अपनाए हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जिन पर चलकर हम अपने को आगे ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस शिक्षा के बारे में कई बार सदन में कहा कि शिक्षा की पद्धति जो हमारे मुल्क की है, यह हमें अंधेरे की ओर ले जा रही है। वह शिक्षा जिसके द्वारा संसार ने हमें गुरु माना था, वह आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा हमारा संसार लोहा मानता था, उसे हम त्याग रहे हैं और हम दूसरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरे मुल्कों के, जापान, अमेरिका आदि के इतिहास को पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं। हम अपनी चीज़ों को त्याग कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें कहाँ पर ले जाए। वह शिक्षा जिसके द्वारा त्याग और तपस्या का उदाहरण पेश किया था, उसे छोड़कर अब हम अवनति की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है, तो हमें वे उपाय करने होंगे जो पहले हमारे देश में विद्यमान थे, लेकिन हम उन उपायों को भूलकर दूसरी ओर भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त ने बहुत ही आश्चर्य में कहा था कि एक फ्रांस के विद्वान दिल्ली में आए थे। उन्होंने किसी जनसभा में भाषण दिया और शुद्ध हिंदी में भाषण दिया। मैंने बड़े गौरव और प्रसन्नता के साथ जाकर उन्हें धन्यवाद किया। जब मैंने धन्यवाद अंग्रेजी में किया तो वह कहने लगे कि क्या आपको हिंदी नहीं आती है? पैरा। आप हिंदी में धन्यवाद क्यों नहीं करते? मेरे मित्र शर्म के मारे मुंह उठा न सके। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बाहर के विद्वान हिंदी में यहाँ आकर भाषण देते हैं और यहाँ के लोग अभी भी अंग्रेजी में बोलने पर गौरव करते हैं। पैरा। अब मैं आपसे एक दूसरा और बड़ा कठिन सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि मेरे
और मेरी सरकार के सामने सदा मौजूद रहता है। अगर मैं कहूँ तो हम लोग राजनीतिक दृष्टि से गांधी जी के सिद्धांतों के बीच जन्मे और पले हैं। यद्यपि हमने गांधी जी के विचारों को न तो अहिंसा के विषय में न अर्थशास्त्र के विषय में पूरी तरह ग्रहण किया, फिर भी हमने उनमें से बहुतों को ग्रहण किया जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे और हो सकता है संसार के लिए भी कुछ हद तक उपयुक्त हों। अब आप जरा ऐसे लोगों की कल्पना कीजिए कि जो सदा शांतिपूर्ण तरीकों को ग्रहण किए हुए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे हों। उन्हें हर दर्जे की हिंसा का और राज्य की हथियारबंद शक्ति का सामना करना पड़ा हो। ऐसा करने में हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई और इससे हमारे मन में बड़ी समस्याएं और संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। हम लोग एक सरकार की हैसियत से शांति और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे और यदि हम शांति और व्यवस्था कायम नहीं रख सकते थे तो सारे देश के छिन्न भिन्न होने का मैं था। उस जिम्मेदारी को छोड़ देने का या किसी दूसरे रूप में कार्य करने का हमें अधिकार न था, लेकिन हमारे मन में सदा यह संघर्ष और ख्याल रहा है कि महात्मा गांधी ने जिन बड़े सिद्धांतों को हमें सिखाया था उनके विषय में हम कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। हम बातें तो गांधी जी के सिद्धांतों की करते थे पर हर कदम पर हम उनको अमल में लाने में असफल होते थे। वह कष्टकर परिस्थिति थी, परंतु देश में उस समय जो वस्तुस्थिति थी उसे देखते हुए हमें एक विशेष प्रकार से कार्य तो करना ही था। मैं नहीं कह सकता कि हमने इससे भिन्न कार्य किया होता तो वह अच्छा होता। हम लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया और किसी समय भी महात्मा गांधी के संदेश की यथार्थता या सत्य से इनकार न करते हुए हमने वह किया जिसे कि हम अत्यंत आवश्यक समझते थे। अब जो प्रश्न बार बार अपने विविध रूपों में हमारे सामने आता है वह यह है कि हम एक व्यापक रूप में नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जब तक कि नागरिक स्वतंत्रता का खूब विस्तार न हो, देश में असली स्वतंत्रता नहीं हो सकती। पैरा। मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह सभा बहुत उचित रूप से इस विषय में सतर्क है कि हमारी शासन संबंधी सेवाओं के विकास में अपव्यय को रोका जाए। एक समिति बैठाई जा चुकी है तथा अन्य समितियां भी हैं जो इस विषय पर विचार कर रही हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि भारत सरकार को जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्य कर रही है, अब तक की किसी भी भारत सरकार की अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले ही सरकारें सामाजिक ध्येय को जो उनके सामने होता था अपना मुख्य कार्य या उतने ही महत्व का कार्य नहीं समझती थी जितना कि हमें समझना चाहिए। दूसरे, यह वैदेशिक मामलों का क्षेत्र ले लीजिए जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। उस समय कोई वैदेशिक मामले नहीं थे। हमारे लिए अपनी वैदेशिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करना एक बिल्कुल नया प्रयास रहा है जिससे लाजिमी तौर पर हमें यहाँ और विदेशों में अपने कर्मचारी वर्ग में काफ़ी वृद्धि करनी पड़ी है और बहुत धन व्यय
करना पड़ा है। यह हो सकता है कि कुछ बचत की जा सकती हो, उस पर विचार करना पड़ेगा और उसे देखना होगा, लेकिन आप स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए उन वैदेशिक संबंधों के बिना काम नहीं चला सकते। भारतीय सारे संसार में फैले हुए हैं, हमें उनके हितों को देखना है। प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त और भी हमारे हित हैं। स्टॉप। यह थी हमारी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।